गैस। ठोस, द्रव और गैस। हम जानेंगे ठोस के बारे में कि ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं या द्रव के पास पास होते हैं या गैस के, तीनों की हम तुलना करेंगे। तो हम देखेंगे एक चित्र के माध्यम से। इसमें जो है कुछ हम जानेंगे कि ठोस में जो होते हैं इसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और हम बात करें द्रव की, तो द्रव के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान भी अधिक है। और इनके बीच जो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और हम देखेंगे गैस में, तो गैस की जो कण है वो क्या है, द्रव की भी अपेक्षा बहुत दूर दूर है और इनके बीच आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है, नगण्य होता है और इसमें रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसको आप चित्र को बना लीजिए। देखेंगे कि ठोस जो होते हैं उनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, मतलब कि इनके बीच आकर्षण बल भी कम होगा, इनके कोण पास पास होंगे जिसके कारण इसके बीच रिक्त स्थान भी क्या होगा, कम होगा। आप देखिए लिखा गया है कि कोण पास पास होते हैं, मतलब जो ठोस के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। दूसरा लिखा गया है कि रिक्त स्थान कम होता है। जब कोण एक पास में नजदीक नजदीक रहेंगे इनके बीच जो खाली स्थान होगा वो भी बहुत कम होगा। तीसरा लिखा गया है आकर्षण बल अधिक होता है। जब कण एक दूसरे के समीप रहेंगे इनके बीच जो आकर्षण बल क्या होगा, सर्वाधिक होगा। उस वक्त चलते हैं, बात करते हैं द्रव की। द्रव में देखेंगे आप कि इनके जो कण है वो क्या है, कुछ दूरी दूरी पर है, यानी कि यह कण कुछ दूर दूर है और जिनके कारण इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो भी कम होगा। और जब कण दूर दूर है तो इनके बीच क्या होगा, रिक्त स्थान भी अधिक होगा। तो देखेंगे लिखा गया है कण कुछ दूर दूर पर होते हैं, मतलब जो द्रव के कण होते हैं वह एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं जिसके कारण उनके अंदर क्या होता है, उनके बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा जो है जब कण दूर दूर होंगे तो जो आकर्षण बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा सा जो है ठोस की अपेक्षा द्रव का जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा। अब हम बात करेंगे गैस की, तो जो गैस के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैस के कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे आप किसी बर्तन में गैस को रखेंगे, अगर वो 5 लीटर का है और उसमें जो आप 1 किलो की जो इसमें गैस भरे हुए हैं तो पूरे वो आयतन ग्रहण कर लेगा। उसका जो गैस होता है वह जो आकार और आकृति इसकी दोनों अनिश्चित होती है। इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब कण दूर दूर होंगे तो इनके बीच जो होगा वो खाली स्थान भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और जब कण दूर दूर होंगे तो इनके बीच जो आकर्षण का बल है इसमें बहुत कम लगेगा, इसीलिए आप लिखा गया है आकर्षण बल का जो क्या होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब इसमें आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में लगता है, लगभग ना के बराबर। हम जाने हैं ठोस, इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई आकार ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ईंट का आकार है, तो अब इसमें जो है हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई भी इसका जो आयाम है या भी कोई जो चौड़ाई या लंबाई है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो आकार और आयतन जो होता है वो दोनों के दोनों निश्चित होते हैं और इनके कण बहुत पास पास होते हैं, रिक्त स्थान कम होता है, आकर्षण बल का मान अधिक होता है। द्रव को हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि जल है हमारा, जल क्या है, उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे हम मान लीजिए 1 लीटर जल लेंगे और उसको हम मान लीजिए कि बाल्टी में रखेंगे तो वो आकार तो ग्रहण कर लेगा बाल्टी का, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। यदि उसको हम किसी मान लीजिए कि जो है फैले हुए बर्तन में रखते हैं या जग में रखते हैं तो आकार किसका ग्रहण कर लेगा, जो है जग का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, 1 लीटर वो जल रहेगा। मतलब जो द्रव होते हैं उसका जो है
आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब इसमें बाकी सब आप लिख लिए हैं। जो गैस होता है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा यह क्या होगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, आकार और आयतन दोनों। जैसे मान लीजिए कि आपके सिलेंडर में वो 15 किलो का है, तो अब उसमें धीरे धीरे गैस कम हो गया रहता है, फिर भी उसमें से गैस निकलता है, मतलब कि वो पूरा आकार में क्या हुआ है, गैस ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जान गए थे कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। अब हम करेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था का परिवर्तन हम किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था का जो परिवर्तन है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो उस पदार्थ का ताप बढ़ा करके, जो भी पदार्थ आपको मिला है, ठोस में हो, द्रव में हो या गैस में हो, उसका हम क्या करेंगे, ताप में परिवर्तन करेंगे, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। और दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, दाब परिवर्तन करके, यानी उस पर जो लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है उसमें भी हम परिवर्तन करते हैं, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ की अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे ताप का परिवर्तन करके। हम पहले क्या पढ़ेंगे, ताप परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं का जो परिवर्तन होगा वो पहले क्या होगा, ताप का परिवर्तन करके होगा, यानी कि हम उस टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा करके हम उसकी अवस्था का परिवर्तन करेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे ताप परिवर्तन करके। अब उसमें हम जो है 3 प्रकार के पदार्थों को ले लेंगे, ठोस, द्रव और गैस, तीनों को। यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, ठोस रूप में बर्फ हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम जो है गर्म करेंगे, सॉरी गर्म नहीं, चलिए हम क्या करेंगे, ठोस, जैसे मान लीजिए बर्फ लेकर के हम क्या करेंगे, उसको ताप देंगे, यानी बर्फ का जो तापमान होगा वो कम होगा, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर हम द्रव को जो है हम क्या करें, गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद वो वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। जैसे हम ठोस रूप में हम कह सकते हैं बर्फ, द्रव रूप में हम ले सकते हैं जल, और गैस रूप में हम कह सकते हैं वाष्प। ठीक है, यानी कि हम बर्फ को जब गर्म करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगा किस रूप में, जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जल को फिर हम गर्म करेंगे तो वह कुछ देर पश्चात जो है क्या हो जाएगा, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये उसके बाद फिर पुनः इसी पर हम क्रिया करें तो हम क्या करेंगे, यदि वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जल रूप में, और जल को और हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यह होगा हमारा जो है ताप का परिवर्तन करके, यानी ताप हम जब बढ़ाएंगे या ताप को घटाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ऊपर दिखाया गया आपको ताप में परिवर्तन यानी बढ़ाया गया, ताप का मात्रा क्या हुआ है, बढ़ाया गया है, और नीचे में आपको दिखाया गया ताप कम किया जा रहा है। जब ताप बढ़ाया जा रहा है यानी कि बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, और फिर हम जो है द्रव को परिवर्तित करने के लिए गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, गैस के रूप में यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। और जब हम वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो जल में परिवर्तित हो जा रहा है, और जल को ठंडा करने पर हमारा क्या हो जा रहा है, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इस माध्यम से पढ़ेंगे पहला हेडिंग गलनांक के बारे में कि गलनांक क्या होता है। तो जो है हम पढ़ेंगे पहला इसमें हेडिंग जो ताप परिवर्तन के अंतर्गत गलनांक। तो हम जानेंगे गलनांक के बारे में। गलनांक का मतलब होता है कि गलना, जो की चर्चा इसकी हम करेंगे अगले दिन। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और जो ना आपको समझ में आया होगा वो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, और जो ना समझ में आएगा पुनः पूछ लीजिएगा।